नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम गणित और अर्थशास्त्र विषय पर एक वेबिनार का आयोजन SCERT द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय निदेशक महोदय और हमारे साथ आज उपस्थित हैं। इसके साथ ही सहायक शिक्षा निदेशक श्रीमती दीपा तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस सत्र के प्रारंभ में, इस 4 दिवसीय वेबिनार के प्रारंभ में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि गणित और अर्थशास्त्र विषय का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और कितनी उपलब्धता है। हम जानते हैं कि इस विषय का प्रसार और कितना आवश्यक है। जैसा कि हमें पता है और हम देखते भी हैं कि बच्चों को प्राय इन विषयों को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। कई बार हमें ये देखा भी जाता है कि इन विषयों को कठिन विषयों की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन इन विषयों में कई ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम अध्ययन करें या इन्हें अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि ये बहुत ही लाभकारी है। इसी क्रम में एक बौद्धिक विवेचना के उद्देश्य से और निदेशक महोदय के आज्ञा अनुसार ये 4 दिवसीय वेबिनार का आयोजन SCERT द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें हम सभी प्रवक्तागण जो जुड़े हुए हैं इस सत्र में। ये उद्देश्य है इसका कि 4 दिन अगर हम विभिन्न जो गणित और अर्थशास्त्र के विभिन्न विषय हैं उनके ऊपर अगर हम कुछ बातचीत कर पाएं और कुछ आपसी समझ का और अग्रसित रूप प्रसारित कर पाएं, समझ पाएं, आपसी समझ को बढ़ा पाएं, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे, क्या इम्प्रूव कर पाएंगे, क्या प्रगति कर पाएंगे और दैनिक जीवन में और या फिर क्लासरूम में किस तरह से हम इन विषयों को रुचिकर बना पाएंगे। इसके अलावा गणित और इकोनॉमिक्स में, विशेषकर इकोनॉमिक्स में अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो निदेशक महोदय ने स्वयं कहा था कि उनकी विशेष रुचि है गेम थ्योरी में, जिसको कि हमने इस वेबिनार में सम्मिलित किया है। तो उन्हीं के निर्देशों के आधार पर उनकी ही जो सोच थी उसी के को ध्यान में लेते हुए, उसी को ध्यान रखते हुए, उसको जितना हम समझ पाए उसके अनुसार हमने इस वेबिनार का आयोजन SCERT द्वारा किया गया है, जिसमें आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और इसमें जो विषय लिए गए हैं वो उन विषयों के बारे में भी मैं आपसे कुछ साझा करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो आप और हम अक्सर सुनते रहते हैं अलग-अलग पटल पर, अलग-अलग मैगजीन में, न्यूज़ में और कई बार शैक्षिक सत्रों में कि इन विषयों पर हमारी एक विवेचना होनी चाहिए, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन है, गेम थ्योरी है, इकोनॉमिक्स का स्कूल करिकुलम में क्या जगह होनी चाहिए। ये हमेशा से ही एक विवाद का विषय रहा है। कुछ लोग इसे 12th से जैसे कि चलती है वो हमारे करिकुलम में 12वीं से आती है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि उसको और शुरुआत से जगह दी जानी चाहिए। इसी तरीके से गणित है, गणित एक ऐसा विषय बनकर रह गई है जिसे लोग बहुत कठिन समझते हैं, अक्सर लोग उससे दूर भागते हैं, उसे पढ़ना नहीं चाहते। लोगों को ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बोझिल सब्जेक्ट है। तो क्या कारण है कि ये विषय बहुत बोझिल बनकर रह गया है? क्यों हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये विषय जो है एक आम बच्चे के लिए या एक एवरेज बच्चे के लिए नहीं बना हुआ है? इस चीज को जब हम दूर करने के तरफ जाएंगे या सोचेंगे, समझेंगे कि किस तरह से क्या कमियां रह गई हैं हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट आम आदमी से, एक एवरेज स्टूडेंट से दूर हो गए हैं। क्यों हमने इस सब्जेक्ट को ऐसा बना दिया है कि बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के कोई इसे पढ़ नहीं सकता है? क्यों हमने इन सब्जेक्ट को इतना टफ और इतना टिपिकल रूप दे दिया है? तो इन सभी बातों को अगर हम समझें या सोचें तो कई सारी बातें निकल कर आती हैं, कई सारे मुद्दे आते हैं कि करिकुलम में कहाँ कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए और मैथ्स को कैसे और इजी बनाया जाना चाहिए। उसमें कई लोग कई धारणाओं का समर्थन और विरोध करते हैं, लेकिन हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए कि हम किसी भी सब्जेक्ट को और एक एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना करके दें कि किसी भी बच्चे को एक कोचिंग की या आउट ऑफ द स्कूल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तभी हमारे जो सभी प्रयास हैं वो सार्थक हो पाएंगे। नमस्ते आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मनीषा शुक्ला, प्रवक्ता शोध SCERT।
SCERT आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे साथ मेरे 20 प्रवक्ता साथी जो आने वाले 4 दिनों के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े होंगे। ये जो वेबिनार है वो गणित और अर्थशास्त्र विषय पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है बौद्धिक विवेचन। इस उद्देश्य से किया जा रहा है, निदेशक महोदय के आदेशों के क्रम में इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। सर ने जैसा कि हमें मार्गदर्शन दिया था और कहा था कि गणित और अर्थशास्त्र 2 बहुत ही कठिन विषय माने जाते हैं, तो इन विषयों को किस तरह से और रुचिकर बनाया जाए, कैसे इन्हें और आसान बनाया जाए और किस तरह से इसके जो अलग-अलग पहलू हैं, उन पे एक अलग तरह से सोचा जाए। इसके उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन आज से 4 दिनों तक किया जा रहा है। इस जो वेबिनार है, इसमें जो विषय हमने लिए हैं, जो टॉपिक्स हमने लिए हैं, वो मैथ्स के और इकोनॉमिक्स के हैं। वो विषय हैं जैसे कि करिकुलम में मैथ्स को कैसे अच्छा किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को मैथ्स पढ़ाई जाए कि मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे, किस तरह से हम मैथ्स को उसका स्थान दिला सकते हैं, कैसे हम इस जन साधारण की जो एक भावना है कि एक टफ सब्जेक्ट है, बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इस चीज को कैसे बदला जा सकता है, किस तरह से हम क्या प्रयास करें कि हम मैथ्स को एक आसान सब्जेक्ट के रूप में समझ सकें या इकोनॉमिक्स को एक आसान सब्जेक्ट के रूप में देख सकें। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है, जैसा कि हम जानते हैं बेसिक क्लासेस में इकोनॉमिक्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है। 11th-12th में इकोनॉमिक्स हमारे करिकुलम में आती है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनकी क्या वैलिडिटी है, कितने वो अपीलिंग है, किस तरह से हम उन्हें समझ सकते हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का इशू है या इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू है, एक बच्चे को या कितना हम समझा सकते हैं और कितना हम खुद समझ सकते हैं कि वो जो टॉपिक्स हैं क्या वो वाकई में सिर्फ एक सब्जेक्ट के जो प्रशिक्षु है या जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है खाली उसी के लिए पढ़ने के लिए है, क्या हम उन टॉपिक्स को एक एवरेज स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं और किस तरह से पहुंचा सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वेबिनार का आयोजन आज SCERT द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे डाइट्स के प्रवक्ता, यूनिट्स के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। उनके सहयोग से ये वेबिनार हो रहा है, जिसके लिए मैं अपने सभी साथी प्रवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी उनके सहयोग के लिए। और उसके अलावा हमारे साथ दीपा मैम जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर सर भी जुड़े हुए हैं और जो पहले दिन पे होने वाले हैं, जिसमें 2 गणित के और 2 अर्थशास्त्र के टॉपिक्स हैं। पहला विषय है जो श्री रवि प्रताप जी बोलेंगे आज डाइट मथुरा से, वो है डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्रैक्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल थिंकिंग। उसके बाद श्री उपेंद्र यादव जी हैं जो प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान है डाइट संत कबीरनगर से, वो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पर एक सेशन लेंगे। उसके बाद है प्रवक्ता डाइट गौतम बुद्ध नगर से, जो मैथमेटिक्स का डे टू डे लाइफ में क्या यूज है उसके ऊपर सेशन लेंगे। और आखिरी में श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव जी हैं डाइट कौशाम्बी से, जो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के ऊपर एक सत्र लेंगे। इस सत्र के प्रारंभ होने से पहले मैं निदेशक से अनुरोध करूंगी, सर प्लीज आप हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए। आदरणीय निदेशक महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि सर प्लीज आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट कर दीजिए अपनी। ठीक है, थैंक यू सर। इसमें आपसे ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं होगी अभी, क्योंकि ये इनिशिएट कर रहे हैं, प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। इस प्रोसेस को शुरू करना है। गणित और अर्थशास्त्र को मैंने इसलिए पहले बुलाया है कि ये देखा गया है कि कक्षा में प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को गणित के प्रति धीरे धीरे अरुचि हो जाती है, जबकि गणित के बारे में जो धारणा है, जो लोग गणित के एक्सपर्ट हैं या जो गणित सीखते हैं, सिखाते हैं, कि गणित से ज़्यादा आनंददायी कोई विषय नहीं हो सकता, बशर्ते
आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो, फंडामेंटल्स क्लियर हो। जब ये बात आएगी तो पहले ये बात होगी कि सिखाया किस तरह गया है। सिखाया किस तरह गया है मतलब प्रारंभिक कक्षाओं से ही गणित के बारे में किस तरह से समझ बनाई गई है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहूंगा कि अगर किसी बच्चे को घटाना ठीक से नहीं सिखाया गया है तो उसको भाग नहीं करना आएगा ठीक से। अगर घटाना नहीं सीखा है ठीक से तो उसे भाग नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही डिवीजन होता है, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। और अगर उसको भाग ठीक से करना नहीं आएगा तो उसको भिन्न नहीं समझ में आएगा। 3/6, 1/2, 4/8, 4/12। और अगर भाग नहीं समझ में आएगा ठीक से तो उसको प्रतिशत नहीं समझ में आएगा ठीक से, और उसको फिर दशमलव की अवधारणा ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो एक पूरा कंटिन्यूअम है, एक समग्र है जिसमें गणितीय अवधारणाओं का विकास बुनियादी स्तर से ऊपर तक होता है। इसकी बुनियाद शुरू में कक्षा 1 से 5 में पड़ जाती है और आगे फिर वही दिक्कत उनको बनी रहती है। वो कोशिश करते हैं कि उसको याद कर लें, बिना समझे भी याद करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन एक स्तर के बाद उनको ये समझ में आ जाता है कि वो कितना याद कर सकते हैं और कितना याद नहीं कर सकते। फिर ऐसे बच्चे कक्षा में पिछड़ने लगते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक गलत धारणा है कि लड़कियों को गणित में कठिनाई होती है, लड़कियां गणित विषय में कमजोर होती हैं। इस धारणा को बहुत जल्दी तोड़ने की जरूरत है। शुरू से ही उनमें आत्मविश्वास दिलाया जाए और इस तरह का कोई मैसेज ना दिया जाए कि उन्हें ये लगे कि लड़की को गणित सीखने में कोई कठिनाई है, गणित में उनको कोई दिक्कत होगी या गणित कठिन विषय होता है। तो इस चर्चा के बाद मैं ये कहूँगा कि आप उनको कॉन्क्रीट चीज़ों से सिखाना शुरू करिए और फिर एब्स्ट्रैक्शन की तरफ ले जाइए, बीजगणितीय अवधारणाओं की तरफ, रेखा गणित की ओर, ज्यामिति की ओर, 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में जानकारी देते हैं। फिर उनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है और धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं, लेकिन उसकी जो बुनियाद है वो प्रारंभ में कॉन्क्रीट चीज़ों से ही होती है। तो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को गणित की शिक्षा कैसे दी जाए, हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारे जो गणित के एक्सपर्ट्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो लोग उसको देखें ध्यान से और उसमें से कुछ सुझाव दें, कुछ रणनीति बताएं, सामग्री बताएं। इस तरह की चीजें तैयार करें जो हम शिक्षकों को तक ले जाएंगे और शिक्षकों के माध्यम से फिर कक्षाओं में और बच्चों तक ले जाएंगे। दूसरा जो विषय है वो बहुत ही शॉर्ट में है, क्रिस्प है। वो ये है कि जो जो अर्थशास्त्र है और जो गणित है, ये दोनों विषयों में काफी आदान प्रदान होता है। जो सांख्यिकी के विद्यार्थी हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जिन्होंने इसमें विशेषज्ञता हासिल की है, जिन्होंने गणित और सांख्यिकी दोनों पढ़ी है, वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। जिन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की है और हायर स्टडीज किया है, उनको ये पता होगा कि गणित का कितना फाउंडेशनल महत्व अर्थशास्त्र में है। थ्योरी एक जगह है, लेकिन जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा साइंस है, जो नया जो काम हो रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो अर्थशास्त्र में जो बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है और जिसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है, नौकरियों में भी बहुत अच्छा स्कोप है। आगे जो काम हो रहा है वो अर्थशास्त्र की उसी विधा में हो रहा है। तो थ्योरी एक जगह है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ जो इंटरप्रिटेशन है और जो फोरकास्टिंग होती है या जो स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो गणित का वहाँ भी काफी दखल है। तो ये जो अर्थशास्त्र और गणित के बीच का आदान प्रदान है, इस पे दोनों विषयों के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें और वो जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उसको पहचानने की, उसको रेखांकित करने की, उसको आइडेंटिफाई करने की चेष्टा करें। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जैसे गेम थियरी है, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इसको अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने पढ़ा भी होगा गेम थियरी के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हार्वर्ड, प्रिंसटन, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का एक कोर्स उठा के देख लीजिए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का या मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, या जो इस तरह के देश के प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं वहाँ का कोई कोर्स उठा के देख लीजिए गेम थियरी पे। उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उस पर प्रिंट अवेलेबल है, उसमें से कुछ सामग्री इकट्ठा करिए। और मेरा ये सुझाव है, मेरी ये अपेक्षा है आपसे कि गेम थियरी पे हम अपने बच्चों को शुरू से पढ़ना सिखाएं, और इसके लिए एक अलग से वेबिनार करिए गेम थियरी के ही बारे में।
तो आज का जो एजेंडा है मेरी ओर से इतना ही है। आप अपना कंटिन्यू करिए, अपनी बातचीत जारी रखिएगा, मैं इसे यहाँ से ज्वाइन करके सुनता रह सकता हूँ। थैंक यू मनीषा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आगे हम आज का हमारा वेबिनार है उससे प्रारंभ करने जा रहे हैं, और हमारे साथ जो हमारे पहले प्रेजेंटर हैं श्री रवि प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता गणित, डाइट मथुरा से। जो उनका विषय है आज का वो है डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्रैक्शंस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शनल थिंकिंग, ग्रेड 4 to 8। तो हम चाहेंगे कि सर अपना प्रस्तुतिकरण हमारे बीच साझा करें और इस विषय पर अपने जो विचार हैं वो हमें बताएं। नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता गणित, डाइट मथुरा। मैं सबसे पहले निदेशक सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े जो एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का और प्रेजेंट करने का, अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार उनके लिए। और मेरे यहाँ से भी ये कार्य इतना डाइट में काफ़ी कार्य रहते हैं, लेकिन ये चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे उप शिक्षा निदेशक सर डाइट मथुरा से हमको बहुत प्रोत्साहित करते रहते हैं इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और निर्देशन और मार्गदर्शन भी प्रदान करते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि ज्वाइंट वेबिनार हो रहा है तो उस पर हमारा प्रेजेंटेशन डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन थिंकिंग, ग्रेड 4 to 1। इसमें एक एक पॉइंट को चाहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी उसको एक्सप्लेन करने की कि कैसे समझ विकसित की जाए। सब पहला पॉइंट है कि फॉर स्टूडेंट टू really understand the fraction, they must experience fraction across many constructions, including parts of the whole, ratios and division। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन मेनली होता है कि एक कोई भी संपूर्ण हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी वस्तु हो, थिंग्स हो, वर्ड्स हो, या यूनिवर्स, कुछ भी हो, लेकिन उसमें से कोई भी पार्ट है, डायरेक्टली हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं तो बच्चे उसको और नहीं समझ पाते हैं एक तरीके से। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोई भी हमें वर्ड उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बताने के लिए, जैसे कि अभी निदेशक सर ने बताया है कि उसके लिए हमें डिवीजन आनी चाहिए फ्रैक्शन के लिए, तो डिवीजन पे अच्छे पकड़ होने। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कोई भी होल है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, पार्ट्स, उसके होल को पार्ट्स में डिवाइड करके हम चीज़ों को बताएं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे विद्यालय हम पढ़ाते हैं कोई भी भिन्न पोर्शन, तो हम एक चॉकलेट हम मोस्टली खाते रहते हैं सभी लोग, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, उसको चॉकलेट देखेंगे, उसमें खोलेंगे तो उसमें कई पार्ट्स में पार्ट डिवाइड होती है, तो उनको वो इंडिकेट करके दिखाना चाहिए कि यही पार्ट्स हैं। उसको बिहेवियरल एग्जाम्पल से जोड़ के फिर हम आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे डिवाइजन, पहले होल, फिर उसके एक एक पार्ट की उसकी शेप को हमें कंसीडर करके बताना चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है, तो उससे उनकी एक समझ हो जाएगी और उनको ये फील होगा कि जो कुछ मुझे बताया जा रहा है वो रियल लाइफ में यूज हो रहा है। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स के साथ ये आ जाती है कि लोगों में ये फील, बच्चों में ये धारणा आती है इसका यूज ही क्या है, ये तो खाली रटाया जा रहा है। तो वो चीज़ें उनको हम बिहेवियरल लाइफ से ऐड करते जाएंगे। अब फ्रैक्शन को हम पढ़ाते समय हम उसको 3 मॉडल में विभाजित कर सकते हैं। सर 3 कैटेगरीज मॉडल हो सकते हैं, जैसे कि एक एरिया मॉडल हो सकता है, एक लेंथ मॉडल हो सकता है, नंबर लाइन पे जिसपे हम प्रेजेंट करते हैं, और सेट में, इसमें हम विभाजित करके हम उनको चीज़ों को बता सकते हैं। एरिया मॉडल भी जब भी हम बताएंगे तो उनको कोई भी रीजन, कोई क्षेत्र एक क्षेत्रफल के रूप में डिफाइन होगा, और नंबर लाइन पे एक डिस्टेंस के रूप में होगा, और जो भी हम सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में, तो उन इक्वल ऑब्जेक्ट के बारे में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हम एरिया मॉडल के रूप में कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक एक्टिविटी हम कंडक्ट करवा सकते हैं, कोई भी शेप, जैसे हमने एक सर्किल वाली एक्टिविटी को ले लेते हैं, उसको पेपर फोल्ड करके
हम उसको पार्ट में डिवाइड करके बता दें। ये पूरे रीजन के पाई सर्किल का हम एरिया बता सकते हैं। सर्किल के एरिया को हमने फोल्ड किया और उसको इतने पार्ट में डिवाइड हो गया, उनको काउंट करवाया, 1 2 3 4 पार्ट में हो गए। मैंने फ्रैक्शन स्टार्ट करने के बारे में कहा था कि बच्चों को हमें एक बिहेवियरल कोई भी फ्रैक्शन बताने से पहले हमको एक होल के बारे में उनको बता के और उसको रेशियो और डिवीजन के बारे में समझा के और उसको एक एग्जाम्पल ऐसा लेना चाहिए जो बिहेवियरल लाइफ का हो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल से प्रेजेंट करने के प्रयास किया था कि एक चॉकलेट जब हम बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, उसको खाते पीते हैं, खाते खूब हैं, तो उसको हम पार्ट्स में पार्ट्स देखते हैं, उसमें 8 या 10 पार्ट में वो शेप में डिवाइड होती है। तो बच्चों को हम दिखा के पहले होल के रूप में, फिर उनके पार्ट्स के रूप में एक एक काउंट करा के, फिर उस तरीके से हम डिवीजन की अवधारणा से उनको हम फ्रैक्शन बता सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल भी यहाँ पर ढेर सारे लिए, उनको उसी हिसाब से होल के बाद में उसमें एक पार्ट्स को शो किया है। तो इस तरीके से हम बच्चों को फ्रैक्शन बताएंगे तो उनको एक चीज ये पता चलेगा कि ये चीज हमारी बिहेवियरल लाइफ में यूज भी हो रही है। और पहले बच्चों को कठिन इसीलिए लगने लगता है क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि हमारा डेली लाइफ में इसका कोई यूज है। और फ्रैक्शन को इसको विभाजित करके पढ़ाई काम, उसको 3 मॉडल में हम विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम एरिया मॉडल में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक लेंथ मॉडल में डिवाइड कर सकते हैं, और एक क्वांटिटी या फिर सेट मॉडल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हम रीजन ले लेते हैं, उसको हमने एरिया मॉडल के रूप में लिया। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 1/4 जैसे हम एक सर्किल में दिखा रहे हैं कि इनकी कंप्लीट हमने एक एरिया को डिफाइन करने का प्रयास किया एक एक्टिविटी के माध्यम से। क्योंकि हमने पेपर लिया, उसको सर्किल में कट किया, ये आसान होता है फोल्ड करके कट हो जाना सर्किल में, उसको पूरा एक एरिया के रूप में डिफाइन करेंगे हम, और उस एक्टिविटी को हम पेपर पर फोल्डिंग से उसको फिर उनको हम काउंट कराएंगे। पहले तो एक था, फिर उसमें डिवीजन जो दिख रहे हैं उस डिवीजन को हम बताएंगे कि ये 1/4 है, ये 4 पार्ट हो गए, और एक के बट पूरा होल 4 पार्ट हो गए, और उसमें से हम कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अवधारणा को स्पष्ट करेंगे तो उनको एरिया मॉडल के रूप में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है जो फिर फ्रैक्शन में डिफाइन होने में, वो लाइन मॉडल में प्रॉब्लम आती है कि वो लाइन को स्पष्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले उनको नंबर लाइन पे बताने से पहले उनको स्केल का मेजरमेंट अच्छे से बताना चाहिए कि स्केल में कैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उनके कैसे पार्ट्स हैं। फिर हम अपने यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन कर सकते हैं, उसके डिवीजन कर सकते हैं, उनको लंबा लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह सेट थ्योरी, जैसे बच्चे टॉय खेलते रहते हैं उनको ले लेते हैं, और या जैसे हमने एक सर्किल लिया, ये कई पार्ट्स में अलग अलग तरीके से बटा हुआ है, लेकिन ये एक तरीके से क्या है, एक कॉन्सेप्ट देखें तो ये क्या है, एक सर्किल का ही एक सेट्स है, पूरा सर्किल का ही रूप में ये डिवाइड करता है। तो हम एक शेप डिफाइन हो गई, और उसके बाद में हमें उसको डिवीजन, क्योंकि फ्रैक्शन के लिए एक सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि शेप का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। जो होता है उनका फ्रैक्शन का जो है साइज सेम होना चाहिए, उनकी शेप मैटर नहीं कर रही थी होती है कि उनका साइज सेम होना चाहिए, शेप मैटर नहीं करती, उनके साइज सेम होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में हमें देखना होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, उनकी जो भी साइज पार्ट्स किए गए वो इक्वल होने चाहिए। तो यही हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि एक एग्जांपल दीजिए। और दूसरी चीज उसके बाद में हम कहते हैं एक समेकित, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको बच्चों को जो भी चीज हम बताएंगे, फ्रैक्शन बता रहे हैं, और उसको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक पार्ट में डिवाइड। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया एरिया मॉडल का, पहले एक हमने कंप्लीट दिखा दिया, बाद में उसको हमने हेक्सागोनल को 6 पार्ट में विभाजित करके दिखाया और उसके एक एक एरिया को इंडिकेट किया। तो इस तरीके से हम पार्ट, और
इसी तरह लेंथ में भी ले सकते हैं और सेट में भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हम सिर्फ पार्ट दिखाने से फ्रैक्शन में कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए इसके साथ साथ में हमें क्या करना पड़ता है, इटरेटिंग मीन्स हमें बार बार रिपीटिंग करना पड़ता है, बार बार उनको दोहराना पड़ता है। बच्चों को विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से हम कोई भी बिहेवियरल लाइफ के हम और एग्जाम्पल हमेशा हमारे ऐसे होने चाहिए जो बिहेवियरल लाइफ से यूज होते रहते हैं, तभी हम कॉन्सेप्ट को उनको अटैच कर सकते हैं, उनको फील करा सकते हैं कि हमें ऐसे ऐसे उसको कराना चाहिए एक्टिविटी। तभी बच्चे कहेंगे, समझते हैं कि हमारी ये चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो चीज हमारे यूज में आ रही है, और उसी बेस पे हम उनका कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। और जो भी जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी पार्ट्स और उनको कंक्रीट मॉडल बनाने के लिए, जैसे हमने एक सर्किल लिया, उसको हमने एक पार्ट में कई पार्ट में विभाजित किया, और फ्रैक्शन क्या है इनका सेम है, लेकिन दूर से दिखाए तो बच्चों को इस तरीके से एक ही चीज में कई चीजों में, तो बच्चों को हमें उसके बारे में क्या पता चलता है कि फ्रैक्शन में क्या इक्विवेलेंसी आती है और क्या डिफरेंस आता है, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे कि हमने पहले पार्ट में उन्होंने आधा किया है, दूसरे पार्ट में उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया, तीसरे में 6 भागों में विभाजित कर दिया, उसमें से शेडेड एरिया सेम रखी, तो उसको पार्ट बताते हैं कि ये एक तरीके से डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सारे इक्वल फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो उनके बीच में डिफरेंट साइज के बीच के फ्रैक्शन की अवधारणा भी स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ बच्चों को जो भी है उनको फ्रैक्शन को कंपेयर करने के रीजनिंग अबाउट फ्रैक्शन को, और जो भी हमारे डेली लाइफ से यूज करने के लिए इक्वल शेयरिंग होल नंबर से, जैसे कि हम पहले एग्जांपल से बता चुके हैं, वही चीज इसमें इंडिकेट कर रही है। अब फ्रैक्शंस को और फ्रैक्शन और रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रोपोर्शनल रीजनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग से पहले फ्रैक्शन और रेशियो को जानना जरूरी है। रेशियो एक तरीके से क्या होता है कि हम दो चीजों के बीच में हम कोई कंपैरिजन करते हैं, और जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि हमारे क्लास में कोई गर्ल्स और बॉयज होते हैं, तो उनके बीच में क्या 2:3 का रेशियो मान लो 12 बच्चे हैं, जिसमें से 12 या 15 जो भी बच्चे हैं, उस 10 मान लो, 10 उसमें से 6 बॉयज हो गए या 4 गर्ल्स हो गए, या 4 बॉयज हो गए 6 गर्ल्स हो गए। इस तरीके से ये एक तरीके से क्या हमें शो करता है, ये रेशियो शो करता है। और जब हम इस चीज को आगे बढ़ा देते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे क्लास में ये 10 बच्चे हैं और उनके बीच में लड़कियां 4 लड़कियां, इनको हम जब डिफाइन करना शुरू कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रोपोर्शनल और रेशियो एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। प्रोपोर्शनल और रेशियो को समझने के लिए हमारे पास एक हमने उनका एक वेव स्ट्रक्चर डाला है। वेव स्ट्रक्चर के में कुछ कॉन्सेप्ट दिए कि इनको हम मेजर करेंगे तभी हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल रीजनिंग की इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे हमें क्या होता है कि कोई भी डेली लाइफ में, जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो कितने की स्पीड से जा रहे हैं, कि जैसे कि बच्चों में कहते जा रहे हैं कि बच्चों पे जब ये अवधारणा हो जाती है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं, और बच्चों को ये पता चल जाता है 50 किलोमीटर की बात कहते हैं, और हम दूसरी बात ये कहते हैं 25 किलोमीटर प्रति 30 सेकेंड में चल रहे हैं। ये दोनों चीजों के बीच में उनको ये कंपैरिजन होने लगती है कि ये चीज सेम है, तो यही हमारी क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रीजनिंग का मतलब हमारा एब्सोल्यूट टर्म से मीनिंग, एब्सोल्यूट वैल्यू से मीनिंग नहीं देते, वो टर्म्स को जो भी बिहेवियर लाइन्स चीजें होती है उनको एक दूसरे से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। और ये स्टार्टिंग हम प्राइमरी से ही शुरू कर देते हैं, इसको धीरे धीरे, और पूरा कंक्रीट रूप में 8 और 9 क्लास 9 या 10 तक अब पूरी तरीके से प्रोपोर्शनल रीजनिंग को पढ़ा, लेकिन इसका बिहेवियरल लाइफ में हम हर जगह इसका यूज करते रहते हैं। जैसे कि इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है यूटिलाइजेशन एंड
स्टैटिस्टिकल रीजनिंग ये लास्ट में लिखे। तो इसका यूज क्या होता है कि हम कोई भी चीज, जैसे 4 चीजें हैं उनको जैसे एक समूह में, जैसे कि पेन, पेंसिल और ये मार्कर, ये चीजें हम ले लेते हैं तो वो अलग अलग बच्चों को लगेंगी, लेकिन जब वो इस चीज में मान के चलेंगे ये सारी चीजें क्या है, एक रीडिंग मटेरियल या राइटिंग मटेरियल के रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट उनके डेवलपमेंट में डेवलप, यही प्रोपोर्शनल रीजनिंग, और यही हमें पार्टीशन से पहले हमने विभाजित किया, उसको डिवाइड करके किया। तो ये होता है कंपोजिट करने की, यूनिट को कंपोजिट करने की। एक मल्टीपल थिंकिंग क्या होती है कि इसमें सेवरल बहुत आइडियाज हो जाते हैं, कि सेवरल आइडियाज होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट थिंकिंग। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी बच्चा है, वो कह रहा है कि आज मेरा एक बच्चे का वेट 5 किलो है और वो बढ़ के कुछ दिन बाद 8 किलो हो जाता है, और दूसरा बच्चा है वो कहता है आज मेरा वेट 3 किलो है और उतने ही दिन बाद उसका वजन 6 किलो हो जाता है। एब्सोल्यूट टर्म में हम देखेंगे तो दोनों बच्चों का वेट क्या हो रहा है, 3 किलो ही तो बढ़ रहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट टर्मिंग। जब तक हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे और उसमें क्या देखेंगे, हम रिलेट करेंगे टर्मों को। रिलेट करके उसका 5 से 8 हुआ और इसका 3 से 6 हुआ, इट मीन्स ये डबल हो गया। इस रेशियो में बराबर नहीं बढ़ा, उसका रेशियो दुगना हो गया, जबकि उसका डबल होने के लिए 10 होना चाहिए, उसका कम बढ़ा। तो ये होती है मल्टीपल थिंकिंग की बात, उसमें हम करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटी या रिलेशन चेंज। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, उनको एक व्यवहार में बताने के लिए कि एक पेंसिल हमारे 3 रुपए की है और पूरा पैकेट हमने खरीद लिया, तो 10 पेंसिल कितने की होंगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक एक को ऐड करने के बजाय मल्टीपल थिंकिंग को 10 into p, इस तरीके से। वही हम हायर लेवल पे क्या कर देते हैं, इसको हम लीनियर रिलेशनशिप में यूज कर देते हैं, जैसे कि y बराबर mx प्लस b के रूप में इसी चीज को हम यूज करना शुरू कर देते हैं। इन चीजों को हमें करना क्या चाहिए, बच्चों को ये चीजें डेवलप करने के लिए सबसे क्या होता है कि जो भी चीजें हैं उनको आउटर, जो भी स्कूल में ऐसा एटमॉस्फेयर हमें डिलीवर करना चाहिए, देना चाहिए, जैसे कि वो चीजें आउटर चीजों से रिलेटिव हो जाएं, जिससे कि उनके प्रोपोर्शनल रीजनिंग और फ्रैक्शन के बारे में जो बिहेवियर चीजों से और जो अवधारणात्मक चीजें हैं उनको लेकर चलना चाहिए। यही हमारा पहला सजेशन रहता है इसमें। और दूसरा हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को उनको अपनी थिंकिंग डेवलप करने के डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप की चीजें दिखानी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजी। हमारा रोल ये होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, प्रॉब्लम वही उन्हीं को सॉल्व करने देना चाहिए। हम केवल उनको मौका दें और उनकी डिफिकल्टीज को उनको एक गाइडेंस दें, निर्देशित करें, तो वो करके सीखने की। बच्चों को पूरा, थर्ड सजेशन है कि बच्चों को पूरा टाइम देना चाहिए, उनको कैसे बढ़ाना है अपनी, और उनको प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस पे उनको खूब प्रैक्टिस करवानी चाहिए। कोई भी चीज हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। चाहे जैसे हम घर पे खाना बनाना, या कभी स्टार्टिंग में जो रोटियां सेकते हैं गोल नहीं बनती, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस से गोल होने लगती, तो वही चीज होती है, हम परफेक्ट हो जाते हैं। वही चीज हमें बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप करने उस पर खूब प्रैक्टिस करानी चाहिए उसको, और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर वर्क करवाना चाहिए। धन्यवाद।